हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम स्नो बुश, इस ऑर्नामेंटल पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह स्नो बुश उष्णकटिबंधीय जोन का एक पेरेनियल कैटेगरी का बुश टाइप पौधा है। इसके सुंदर अट्रैक्टिव फॉलिएज के कारण इसे बागबानी में एक परमानेंट हाउस प्लांट के रूप में स्थान मिला है। मूल रूप से यह पौधा पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीपों का मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख रूप से पैसिफिक ओशन के कैलिडोनिया और वानुअतु द्वीप में नेटिवली यह पाया जाता है। जियोग्राफिकली यह आइलैंड्स मकरवर्त या फिर कैप्रिकॉर्न के नज़दीक आते हैं। पैसिफिक ओशन के बहुत से द्वीपों पर प्राकृतिक रूप में यह फैला हुआ है। इस स्नो बुश का साइंटिफिक नेम ब्रेनिया डेस्टिसा है और फिलेंथेसी परिवार में इनकी लगभग 35 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। जीन्स का नाम डेजिंग के एक व्यापारी जैकोब ब्रेने के सम्मान में रखा गया है। कॉमनली इस पौधे को बर्फ की झाड़ी, बर्फ का पौधा, फ्लेक बुश, हवालियन स्नो बुश, आइसक्रीम बुश, स्नो ऑफ द माउंटेन ऐसे नामों से जानते हैं। दोस्तों, इस स्नो बुश पौधे का नाम सुनते ही जिसने इस पौधे को नहीं देखा उसके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि यहाँ बर्फीली जगह या फिर जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ उगने वाला या लगाया जाने वाला पौधा तो नहीं है। लेकिन इस पौधे का पर्ण समूह या फिर इसका फॉलिएज उस तरह की सिमिलरिटी दिखाता है और इसी के कारण इसे स्नो बुश यह नाम मिला है। इनके मल्टीपल लीव्स का ग्रीनिश वाइट कॉम्बिनेशन एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि मानो इन पत्तियों पर बर्फ गिरी हो। इस स्नो बुश की ग्रीनिश वाइट कॉम्बिनेशन की पत्तियाँ अल्टरनेट टाइप में अंडाकार शेप में होती है। आकार में यह लगभग 1 से 1.5 इंच डायमीटर में होती है। इन स्नो बुश की कई प्रजातियों में हरे से सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग जैसे विभिन्न रंगों वाली पत्तियां होती है। इसका पर्ण समूह इतना घना होता है कि हेजेस के लिए भी यह पौधा काफ़ी लोकप्रिय बन गया है। हल्के लाल रंग के स्टेम पर बहुत ही घने स्वरूप में इनकी यह पत्तियां विकसित होती रहती है। इस स्नो बुश को हमारे आंगन में बिना कटिंग्स या प्रूनिंग के अगर हम बढ़ाते हैं तो नेचुरली यह पौधा एक फूलदानी का रूप ले लेता है। यह स्नो बुश इनके मूल नेटिव्स में नेचुरली 4 से 5 मीटर तक हाइट में बढ़ते पाए जाते हैं, लेकिन बागबानी में हमारे होम गार्डन में इनकी हाइट एवरेजली 4 से 5 फीट तक देखी जाती है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन और पोषण पे यह बात डिपेंड होती है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत अनुसार कटिंग्स के माध्यम से इस स्नो बुश को मर्यादित रख सकते हैं। दोस्तों, इस स्नो बुश की सनलाइट के बारे में देखा जाए तो यह स्नो बुश ट्रॉपिकल जोन का पौधा होने के कारण ज़्यादातर इसे पूर्ण सूरज की रोशनी में उगाना इस पौधे के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। फिल्टर्ड सनलाइट या फिर ब्राइट पार्शियल शेड में भी यह पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है, लेकिन इस स्नो बुश की पत्तियों के उज्ज्वल रंगों वाली छटाएं सिर्फ पूर्ण सूरज की रोशनी में ही उभर आती है। पार्शियल शेड में इनके फॉलिएज का नेचुरल कलर उतना नहीं खिलता जितना कि वह पूर्ण सनलाइट में खिलता है। अगर हम इस पौधे को इंडोर वातावरण में ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे घर में जहाँ भी ब्राइट पार्शियल शेड या फिर फिल्टर्ड सनलाइट आती हो उस पोर्शन को हमें चूज़ करना चाहिए। मैंने शूट किया हुआ यह स्नो बुश का पौधा टोटली आउटडोर में लगाया गया है। इस पौधे का चार्मिंग, इसके फॉलिएज का कलर और इसकी हेल्दी ग्रोथ आपके सामने है। इसलिए हमारे इंडिया समेत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इस पौधे के लिए हमारे घर के बालकनीज़ का, विंडोज़ का या फिर खुली जगह का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। मूल रूप से यह ट्रॉपिकल जोन का पौधा होने के कारण जिस भौगोलिक एरिया में तापमान 10 से 8 अंश सेल्सियस के नीचे चला जाता है वहाँ नेचुरली यह पौधा अपनी पत्तियाँ गिरा देता है। मतलब बहुत ही कड़ी सर्दियों वाली जगह जहाँ तापमान 8 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है वहाँ यह पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता। दोस्तों, इस स्नो बुश की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। मतलब इनकी जड़ों के पास हमेशा एक नमी की स्थिति हमें मेंटेन करनी होती है, क्योंकि नेचुरली यह पौधा इसकी जड़ों के पास एक आर्द्रता वाली स्थिति पसंद करता है। लेकिन इसका मतलब जल भराव स्थिति या ओवरहेड वाटरिंग नहीं होता, बस ज़रूरत अनुसार पौधे को पानी देना है। बहुत कड़ी सर्दियों के दौरान जैसे यह स्नो बुश अपनी पत्तियाँ गिराता है, ठीक उसी तरह बहुत लंबे समय तक इसको पानी न मिलने से भी यह अपनी पत्तियाँ गिरा सकता है। इसलिए इनके जड़ों के पास हमेशा एक नमी वाली स्थिति हमें रखनी चाहिए। ज़्यादातर पॉट प्लांट्स में और ज़मीन में लगाए गए पौधों के जड़ों के पास हम सूखी हुई पत्तियां या फिर काड़ी कुटा ऐसा जैविक मल्चिंग करते हैं।
तो हमने दिए गए पानी की बाष्पीभवन क्रिया बहुत जल्द न होकर जड़ों के पास हमेशा मल्चिंग की वजह से एक आर्द्रता मेंटेन रहती है, जिसकी इस पौधे को ज़रूरत होती है। ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में जड़ों के पास मल्चिंग ज़रूर करें। दोस्तों, ज़्यादा खारी मिट्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में यह स्नोबुश का पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय उसमें भरपूर मात्रा में जैविक खाद मिलाइए, ताकि उसमें स्थित न्यूट्रिशन बड़े लंबे समय तक पौधे की ज़रूरत अनुसार स्लो रिलीज होता है। घर के ओपन एरियाज़ की खुली गार्डन में भी साल में कम से कम एक बार तो हमें जैविक खाद मिट्टी में ऐड करना चाहिए। जैविक खाद में एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो एनपीके और अन्य सूक्ष्म अन्न द्रव्यों को फिक्सिंग करके पौधों की जड़ों को दे देते हैं। जैविक खाद पूर्ण अन्न होने के साथ साथ पौधों में कुदरती निखार बनाए रखता है। ज़्यादातर स्प्रिंग से लेकर सर्दियों तक बीच बीच में कम से कम मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र की हल्की मात्रा इन पौधों को देने से इन पौधों की हेल्थ और ग्रोथ अच्छी रहती है। दोस्तों, इस स्नोबुश का कटिंग हम मनचाहे आकार में कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से मल्टीपल न्यू शूट्स आते हैं, जिसके कारण पौधा काफ़ी घना बना रहता है। दोस्तों, सजावट के रूप में इस स्नोबुश को इनके नेटिव्स एरिया में और दुनिया भर के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हेजेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह स्नोबुश इसके मल्टीपल ट्रंक्स और ब्यूटीफुल फॉलिएज से एक घनी बॉर्डर या हेज बनाता है। अगर हमारे गार्डन की जगह बड़ी होती है तो एक लाइन में थोड़ी थोड़ी स्पेस पर इनको ग्रो करने से यह स्नोबुश के पौधे एक परमानेंट और नेचुरल फूलदानी का माहौल क्रिएट करते हैं। हम इस स्नोबुश को एंट्री गेट के पास, पाथवे के दोनों तरफ, हमारे घर के पोर्च में, विंडोज़ के पास, बालकनीज़ में, पॉट्स या कंटेनरों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस पॉट्स या कंटेनरों को अच्छे जल निकासी वाले छेद होने ज़रूरी है, जिससे एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। अगर हमारे गार्डन में खुली जगह हो तो पॉट्स या कंटेनरों के बजाय अगर हम ज़मीन में उगाते हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। दोस्तों, मेडिसिनल पर्पज़ में इन पौधों के अर्क को डायबिटीज़ में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस स्नोबुश का प्रोपगेशन हम स्टेम कटिंग से या फिर रूट सकर से कर सकते हैं। मानसून के दौरान लोकल नर्सरीज में इनके बेबी प्लांट सेलिंग के लिए आते हैं और उनकी कीमत भी काफ़ी कम होती है। उसमें से एक हेल्दी प्लांट चूज़ करके उसे भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सौंदर्य के दृष्टिकोण से हम हमारे घर में एक आर्टिफिशियल फूलदानी तो रखते ही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुदरत की यह सजीव और चिरस्थायी फूलदानी हमारी प्लांट गैलरी में ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।